नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो अनोखा शो, जिसकी शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल के साथ। पश्चिम बंगाल में फलता में चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जहांगीर खान ने चुनाव से नाम वापस ले लिया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान चुनाव से पीछे हट चुके हैं। फलता में जहांगीर खान के दफ्तर पर ताला लटका है। 21 मई को फलता सीट पर रीपोलिंग होनी है और उसके ठीक पहले ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया जहांगीर खान की तरफ से। फलता में जहांगीर खान के दफ्तर पर ताला भी लटका है और 21 मई को फलता सीट पर रीपोलिंग भी होनी है। ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ी जानकारी, जहांगीर के दफ्तर पर एक तरफ ताला लटका है तो दूसरी तरफ चुनाव से ठीक पहले ये बहुत कुछ कह रहा है। अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर एक तरफा चुनाव जीत रही है, ऐसे संकेत मिलने अब शुरू हो गए। मैदान छोड़कर आखिरकार जहांगीर क्यों भागे, इस सवाल अब उठने लगे हैं। जहांगीर के दफ्तर पर ताला लटका है तो दूसरे तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पहले से ही ये भांप गए जहांगीर कि इस चुनाव में उनकी हार होने वाली है और इसीलिए शायद ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से पहले ही ले लिया गया। जहांगीर मैदान छोड़कर आखिरकार क्यों भागे, और अब सवाल यही है, क्या इसके पीछे कोई प्रेशर है, क्या बीजेपी की रणनीति है? इस सवाल ऐसे वक्त में उठ रहे हैं जब रीपोलिंग के ठीक पहले अगर जहांगीर ने इस तरीके का बड़ा फैसला लिया है तो सवाल उठने लाजमी है। আমি এর আগে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি, 29 তারিখে অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। আমি আজকের যেটা আমার বলার ছিল যে আমি ফলতার মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে, শান্তির স্বার্থে, সুস্থতার স্বার্থে, সোনার ফলতা গড়ার স্বার্থে আমি 21 মে ইলেকশন থেকে নিজেকে কন্টেস্ট থেকে সরিয়ে। तो पश्चिम बंगाल में रीपोलिंग के ठीक पहले अगर जहांगीर ने इस तरीके का बड़ा फैसला लिया है तो इसके पीछे की वजह क्या है, कुछ फैक्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार इस वक्त फलता का फाइनल मुकाबला कहां जा रहा है। 29 अप्रैल को यहां पर वोटिंग हुई थी, आपको भी याद होगा 29 अप्रैल को वोटिंग हुई, लेकिन 2 मई को अचानक चुनाव रद्द कर दिया जाता है क्योंकि गड़बड़ी ईवीएम में की गई। 21 मई को दोबारा से वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग से ठीक पहले यहां पर बहुत बड़ा फैसला ले लिया गया है जहांगीर की तरफ से और इसीलिए ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। आखिरकार क्यों ये चुनाव रद्द हुआ था, इसे भी आप समझिए। वोटरों को मतदान करने से रोका गया, वोटरों को मतदान करने से रोका गया। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है कि वोटरों को धमकाया भी गया था, धमकी दी गई थी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपको भी याद होगा। लेकिन आखिरी फैक्ट पर आइए, वोटिंग के दौरान गड़बड़ी हुई थी, ईवीएम में छेड़खानी की गई थी और इन तमाम आरोपों के बाद यहां पर चुनाव आयोग ने फैसला लिया कि इस सीट पर, इस जिले में दोबारा से वोटिंग होगी। लेकिन दोबारा से वोटिंग के पहले ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नजर आ रहा है। इस तस्वीर को जो आप देख पा रहे हैं, जहांगीर इन्होंने कह दिया है कि हम चुनाव यहां पर मैदान में नहीं है, यानी कि अब टीएमसी को वोट कैसे मतदाता यहां पर कर पाएंगे। फलता में फिर से चुनाव है, इसके पीछे की तस्वीर को भी आप देखिए। जिला है साउथ 24 परगना और फलता सीट पर सभी 285 पोलिंग बूथ हैं जहां पर 21 मई को मतदान होना है और काउंटिंग होगी 24 मई को, यानी कि 24 मई वो तारीख है जब फलता में पता चल जाएगा कि यहां पर किसके पक्ष में लोगों ने मतदान किया है। लेकिन फिलहाल इंतजार करना होगा क्योंकि एक नया समीकरण जहांगीर ने बना दिया है। जहांगीर ने कह दिया कि चुनाव से पहले ही उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि वो चुनाव मैदान में नहीं है। लेकिन अब फलता के समीकरण को भी आप समझ लीजिए, जातीय समीकरण। सबसे पहले मुस्लिम वोटर पर आइए, जो सबसे ज्यादा 30.30% है, बेहद महत्वपूर्ण समीकरण है। हिंदू वोटर यहां पर 69.70%, यानी कि करीब 70% है। ग्रामीण वोटर है 92.01% और शहरी वोटर है 7.99%। ये अलग फैक्टर है और दूसरा हिंदू और मुस्लिम का फैक्टर अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा 70% हिंदू वोटर यहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहा है। 30.30% मुस्लिम समुदाय कहां पर अब जाएगा, क्योंकि जहांगीर ने यहां पर ऐलान कर दिया है कि वो चुनाव में नहीं है। इसके अलावा वोटिंग से रोका गया है। फलता सीट पर क्या क्या आरोप लगे हैं, घरों पर हमला किया गया, घर पर लगातार हमले किए गए, लोगों को धमकाने की कोशिश की गई कि आप वोट मत डालिए और इसीलिए सबसे ज्यादा हिंदू वोटरों को टारगेट करने की कोशिश की गई, घर जलाने की भी चेतावनी दी गई और इसीलिए यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई थी। टीएमसी वर्करों का यह हमला है, महिलाओं को भी धमकी दी गई, लोगों से मारपीट की गई, बदला लेने की भी धमकी दी गई और इसीलिए इन तमाम अलग अलग वजह के कारण ही दोबारा से रीपोलिंग का चुनाव आयोग ने फैसला लिया था।
लेकिन अब फलता सीट पर नए तरीके के सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। फलता सीट पर वोटिंग से रोका गया, घरों पर हमला किया गया, तमाम घटनाएं सामने आई थी और इसी घटनाओं के कारण चुनाव आयोग की तरफ से रीपोलिंग का फैसला लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से जैसे ही जहांगीर ने कह दिया कि हम चुनाव मैदान में नहीं है, ईसी का एक्शन है, फलता में फिर से इलेक्शन। दूसरा फैक्ट आप देखिए, बैलेट यूनिट के बटन पर काला टैप लगाया गया। यहां पर बैलेट यूनिट के बटन पर काला टैप लगाया गया, बीजेपी के सिंबल के सामने टैप लगाया गया था और इसी के कारण, इसी बड़ी वजह के कारण ही चुनाव आयोग ने फैसला लिया था कि इस सीट पर यानी कि फलता सीट पर दोबारा से वोटिंग होगी। वोटरों को धमकाया गया, डराकर वोट डलवाया गया, जबरदस्ती कई वोटर्स को कहा गया कि आप वोट डालने जाइए और यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी कीजिए और इसी के कारण ऐसे फैसले चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए। ईवीएम के बटन पर परफ्यूम और स्याही भी लगाई गई, परफ्यूम का इस्तेमाल किया गया, स्याही लगाई गई, किस पार्टी को वोट डाला इसकी पहचान हो सके। ये तमाम अलग अलग तरीके की गड़बड़ियां की गई वोटर्स के माध्यम से और इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा इस सीट पर चर्चा हो रही है चुनाव की। कई बूथ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में लंबे समय तक गैप रहा है, कई बूथ ऐसे बताए गए जहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग में लंबे समय तक गैप क्यों रहा और इसके पीछे भी तमाम वजह है। स्टोरेज चिप्स खाली या उनमें किसी और चुनाव की फुटेज का मामला भी सामने आया। इन तमाम अलग अलग वजहों को देखते हुए भी ईसी ने एक्शन लिया और फलता में फिर से इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया। वोटिंग के सबसे बिजी समय की रिकॉर्डिंग गायब थी, जो सबसे मुख्य समय होता है वोटिंग का, वहां की रिकॉर्डिंग ही गायब थी। वोटिंग के दिन के वीडियो जिसमें तमाम तरीके से छेड़खानी यहां पर की गई। इसके अलावा कंपेनियन वोटिंग का गलत इस्तेमाल किया गया, जो मुख्य वजह है और इसीलिए वोटिंग के दिन के वीडियो में क्या मिला है ये हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। अगली तस्वीर पर आइए, बिना इजाजत लोगों को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाना, ये भी बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है। पोलिंग अधिकारियों का वोटरों को निर्देश देना या खुद बूथ में जाना, पोलिंग अधिकारियों का वोटिंग को निर्देश देना, वोटिंग को लेकर और खुद बूथ पर भी वो पहुंचे थे। एक साथ कई लोगों का वोट डालना जिससे गोपनीयता के नियम टूटे। आप देखिए कि एक साथ कई लोग ईवीएम पर यहां पर पहुंचे और लगातार एक साथ वोट करने की उन्होंने कोशिश भी की और इसीलिए ईसी ने यहां पर एक्शन लिया, दोबारा से वोटिंग कराने का फैसला लिया और अब 21 मई को यानी कि 2 दिन बाद यहां पर रीपोलिंग भी होनी है। और अब बात करेंगे अभिषेक बनर्जी की। अभिषेक बनर्जी को कोलकाता नगर निगम का नोटिस, साउथ कोलकाता में घरों को लेकर मांगी जानकारी। अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर नोटिस जारी किया गया है। बिल्डिंग बनाने में नियम के पालन को लेकर जानकारी मांगी गई है। कालीघाट रोड, हरीश मुखर्जी रोड पर बिल्डिंग बनी हुई है। अभिषेक बनर्जी के पास 24 प्रॉपर्टी है। शुभेंदु अधिकारी का यह कहना है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि अभिषेक बनर्जी के पास 24 प्रॉपर्टी हैं और इसी के कारण अब तमाम तरीके के सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। एक तरफ बुलडोजर एक्शन जारी है तो दूसरे तरफ अब लगातार अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। अभिषेक बनर्जी को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनके पास 24 प्रॉपर्टी है। माननीय भाईपो बाबू, কালকে প্রপার্টি লিস্ট আনলাম কলকাতা কর্পোরেশন থেকে। আপনার লিপস এন্ড বাউন্স 24টা প্রপার্টি কলকাতায়, আমতলায় প্রাসাদের মতো অফিস, কতজন ঘর ছাড়া আছে দেখান না আমাকে। কি করেছেন আপনারা আমরা জানি না। পুলিশকে ব্যবহার করে এই গুন্ডারা কি করেছে আমরা জানি না। 3রা ডিসেম্বর 2023 ফটুগঞ্জে আমার সভায় আসা লোকগুলোকে কিভাবে মেরেছেন আমি ভুলে যাইনি। পৃথিবীটা গোল। एक वार्ड में मैं आमी ऑफिस नहीं करूंगा, वो वार्ड नंबर 77 नहीं करूंगा। बाद में सोचा जाएगा, वो भी मेरा जनता है।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज सीएम बनने के बाद अब अलग तरीके की नजर आ रही है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फुल एक्शन मोड में है शुभेंदु अधिकारी। लेकिन आप कुछ फैक्ट समझिए, नमाज से लेकर लाउड स्पीकर, बुलडोजर, पूरी तस्वीर अलग तरीके की बदल कर रख दी है शुभेंदु अधिकारी ने। एक तरफ है नमाज, दूसरे तरफ है लाउड स्पीकर और तीसरा सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बुलडोजर बना हुआ है। शुभेंदु का बदलाव वाला ऑर्डर भी आप समझिए। सरकार ने बड़े फैसले ले लिए हैं, पिछले 7 से 10 दिनों के भीतर तमाम फैसले लिए गए हैं। सड़क पर नमाज की पाबंदी है, यानी कि सड़क पर कोई भी नमाज अब नहीं पड़ेगा पश्चिम बंगाल। अगले फैसले पर आइए, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। लगातार शुभेंदु का बुलडोजर यहां पर गरज रहा है, तो दूसरे तरफ लाउड स्पीकर तेज बजाने पर कार्रवाई की गई है। अब तक क्या क्या हो चुका है पश्चिम बंगाल में, इसे भी आप समझिए। कोलकाता का पार्क स्ट्रीट जहां पर बवाल हुआ और इसके बाद मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर हुआ था, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती है। उग्र भीड़ का पुलिस पर पथराव भी हुआ और इसी को लेकर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने भी साफ कह दिया है कि कानून जो भी अपने हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, वो जेल के भीतर होगा। लेकिन सरकार ने भी बड़े फैसले लिए, सड़क पर कोई नमाज नहीं पड़ेगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि सड़क पर अगर किसी ने नमाज पढ़ने की कोशिश की तो उसे अब उसी की भाषा में समझाने की कोशिश होगी, तो दूसरे तरफ योगी मॉडल पर ही शुभेंदु नजर आ रहे हैं। लेकिन शुभेंदु सरकार का, इसीलिए हम योगी मॉडल कह रहे हैं। सबसे पहले नमाज पर आइए, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, बाकायदा इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। लाउड स्पीकर पर आइए, आवाज तय लिमिट से ज्यादा नहीं होगी, एक तय लिमिट की आवाज होगी अगर आप लाउड स्पीकर बजाएंगे मस्जिदों में भी। इसके अलावा सभी सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम को सभी सरकारी स्कूलों में लागू कर दिया गया है। अतिक्रमण पर आइए, अवैध निर्माण पर बुलडोजर लगातार गरज रहा है। जितने अवैध निर्माण हैं एक एक करके ध्वस्त किए जा रहे हैं। अवैध जितने मदरसे हैं, सख्त एक्शन की यहां पर भी तैयारी कर ली गई है और आने वाले वक्त में अवैध मदरसों को भी लेकर बड़ा फैसला ले सकती है शुभेंदु सरकार। बकरीद पर आइए, जहां पर खुले में जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। यानी कि पहले वाला पश्चिम बंगाल अलग है, लेकिन नया पश्चिम बंगाल अब शुभेंदु सरकार के साथ आगे बढ़ रहा है और इसीलिए योगी मॉडल की चर्चा भी इसलिए हो रही है क्योंकि जितने फैसले शुभेंदु अधिकारी के द्वारा लिए जा रहे हैं, ये बहुत पहले फैसले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले चुके हैं और इसीलिए शुभेंदु सरकार का योगी मॉडल हमने कहा है। एक तरफ लाउड स्पीकर से लेकर वंदे मातरम, अतिक्रमण, अवैध मदरसों को लेकर उत्तर प्रदेश में भी तमाम बड़े फैसले लिए गए। बकरीद पर भी यहां पर खुले में कुर्बानी नहीं दी जाएगी, खासकर जानवरों की। पश्चिम बंगाल में नो लाउड स्पीकर को भी आप समझ लीजिए। नियम क्या है, मंदिर मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों की पुलिस से झड़प हुई, आसनसोल में बवाल इसी को लेकर हुआ था। पुलिस से झड़प के कारण ही यहां पर बवाल हुआ। मस्जिद में लाउड स्पीकर की आवाज कम कराने यहां पर पुलिस पहुंची। मुस्लिम समुदाय के लोगों से पुलिस की इसी को लेकर झड़प भी हुई। मंदिर मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर नहीं बजाए जाएंगे, एक लिमिट की आवाज तय कर दी गई है और इसी लिमिट वाली आवाज में लाउड स्पीकर बजेंगे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर आइए, एक हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड समझिए और इसीलिए अभिषेक बनर्जी पर आने वाले वक्त में अब मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर शुभेंदु अधिकारी काबिज हुए, एक हफ्ते का रिपोर्ट कार्ड उनका जान लीजिए। सार्वजनिक स्थल और सड़क पर नमाज पर रोक लगा दी गई है, दूसरा बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तीसरे फैसले पर आइए, जब मस्जिदों में लाउड स्पीकर बजाने पर रोक है, यहां पर एक आवाज लिमिट उसकी तय की गई है और इसीलिए उसी के आधार पर लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे। स्कूलों पर आइए, जहां पर वंदे मातरम अब गाया जाएगा। वंदे मातरम को जरूरी कर दिया गया है सरकारी स्कूलों में। अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। अवैध कब्जों को हटाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। एक्सटेंशन पर चल रहे 240 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा काम में लापरवाही पर 3 सीनियर आईपीएस अधिकारियों को भी अब तक सस्पेंड किया जा चुका है। ममता सरकार में घोटालों की सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई है, यानी कि तमाम जितने घोटाले हैं वो अब सीबीआई अपने हाथों में ले चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज के बाद तमाम अलग अलग तरीके की प्रक्रियाएं शुरू होने जा रही हैं। अभिषेक बनर्जी पर अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो अब आने वाला वक्त क्या अभिषेक बनर्जी के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। बात अब मध्य प्रदेश की करेंगे। धार भोजशाला में विशेष पूजा हवन, सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष पूजन हवन
भोजशाला में मंगलवार की महापूजा, भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। आज भोजशाला में अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। भोजशाला में मंगलवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर भक्तों ने किया। अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद धार भोजशाला में विशेष पूजन हवन किया गया। सूर्योदय से सूर्यास्त तक विशेष पूजा अर्चना की गई। मंगलवार के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। धार भोजशाला में विशेष पूजा अर्चना की गई। सूर्योदय से सूर्यास्त तक मंगलवार की महापूजा अर्चना, भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। और ये टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी आप देखिए। मस्जिद का नाम अब हमेशा हमेशा के लिए हट गया। भोजशाला का वैभव एक बार फिर से लौट आया है और गर्भगृह में अब अखंड ज्योत यहां पर प्रज्वलित हो रही है। हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी जीत है। लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था कि यहां पर मस्जिद है या फिर मंदिर है, जिसको लेकर तस्वीर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने साफ कर दी है और मोहर लगा दी इस फैसले पर कि यहां पर मंदिर है और हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाती है। तो धार की भोजशाला में यहां पर मंगलवार को विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है। हनुमान चालीसा का पाठ भी भक्तों ने किया है और इसके अलावा तमाम अलग अलग तरीके से यहां पर भगवान को, धार की भोजशाला को भी आप समझिए हिंदुत्व की नई प्रयोगशाला इस वक्त बनी हुई है। मुसलमान पक्ष कमाल मौला मस्जिद को लेकर लगातार दावा यहां पर कर रहा था, लेकिन इस दावे को हाईकोर्ट ने सिरे से ठुकरा दिया। हिंदू पक्ष की जीत हुई। मां सरस्वती का मंदिर है और इस बात पर मोहर मां सरस्वती का मंदिर है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ पहले ही लगा चुका है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया और आज मंगलवार के दिन यहां पर भोजशाला मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। भोजशाला मंदिर अब मंदिर है, मस्जिद नहीं है। इस बात को लेकर हाईकोर्ट ने तस्वीर साफ कर दी है। यहां नमाज नहीं, पूजा होगी, ये हाईकोर्ट कह चुका है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला ही सुनाया है। लेकिन भोजशाला क्यों है और क्या यहां पर है? वाग्देवी मंदिर, दर्शन पूजन, मंदिर खुला, रोजाना पूजा, संस्कृत पाठशाला। तो अब बात करेंगे राहुल गांधी की। 2 दिन तक रायबरेली में राहुल गांधी का कार्यक्रम, हनुमान मंदिर में दर्शन से इसकी शुरुआत हुई। मंदिर से टीका माला के साथ निकले राहुल गांधी। अखिलेश ने लोगों को तृतीय बड़े मंगल की बधाई दी। सुंदरकांड पाठ में शामिल सीएम योगी आदित्यनाथ भी। हनुमान मंदिर से टीका माला के साथ राहुल गांधी निकले। तस्वीरें भी आप देखिए। यूपी में अब हिंदू इस वक्त जमकर हो रहा है। पार्टी कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस इस वक्त भगवान राम की शरण में है। एक तरफ योगी का सुंदरकांड है तो दूसरे तरफ अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी राम की शरण में है, हनुमान की शरण में है। और ये तस्वीरें इस वक्त इस बात की गवाही बन चुकी है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर पर योगी का उत्तर प्रदेश, जहां पर अलग अलग तरीके से भगवान राम को लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं लोग देते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो दूसरे तरफ आज राहुल गांधी भी नजर आए। तो अखिलेश यादव ने तृतीय बड़े मंगल की बधाई भी दे दी है। यूपी में हिंदू ही इस वक्त केंद्र बिंदु बना हुआ है। मिशन यूपी है और टीका और माला में अगर राहुल गांधी नजर आ रहे हैं तो इसके पीछे मिशन एक ही है, 2027 का चुनाव। मिशन यूपी है और टीका माला में राहुल गांधी नजर आए हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर को आपको बेहतर तरीके से हम फैक्ट के जरिए समझाते हैं। मिशन यूपी और टीका माला में राहुल गांधी नजर आए। रायबरेली जब पहुंचे वो तो हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए और अपने इस दौरे की शुरुआत इसी विधि विधान पूजा अर्चना के साथ उन्होंने की है। 2 दिन तक रायबरेली में राहुल का कार्यक्रम रहने वाला है। मंदिर में वो पहुंचे, यहां पर उन्होंने दर्शन पूजन किया, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई।
सनातन के ट्रैक पर यूपी में अब इलेक्शन नजर आ रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तिथि बड़े मंगल पर सभी को बधाई। योगी आदित्यनाथ से लेकर डिप्टी सीएम के घर पूजा पाठ किया जा रहा है। ये अलग अलग फैक्टर हैं जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। राहुल गांधी भी अब इसी ट्रैक पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। रायबरेली जब वो पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। अखिलेश यादव भी वकील को रामचरित मानस भेंट करते हुए नजर आए। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव का जवाब यहां पर अखिलेश यादव ने नमाज को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया। सड़क पर नमाज से आखिरकार क्या परेशानी है, अखिलेश यादव ने सवाल भी पूछा है। और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ऐलान किया था, जिस तरीके से मस्जिद को लेकर अपना पक्ष रखा था, अखिलेश यादव ने उनसे ही सवाल अब पूछ दिया है। सड़क पर नमाज से क्या परेशानी है, जगह कम तो सड़क पर नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है। बीजेपी चाहती है हम इस मुद्दे में उलझ जाएं। 5 दिन में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 98.64 रुपए प्रति लीटर। दिल्ली में डीजल की नई कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में आप देखिए पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर तक जा पहुंचा है। फिर एक बार पेट्रोल डीजल महंगा। 15 मई पेट्रोल 3 रुपए महंगा। 17 मई सीएनजी 1 रुपए महंगी। 19 मई पेट्रोल 1 रुपए महंगा, डीजल 3 रुपए महंगा। 5 दिन में 3 बार महंगाई की मार यहां पर देखी गई। अब आप सोचिए, आम व्यक्ति इस वक्त सबसे ज्यादा इसी पर चर्चा कर रहा है कि कब तक आखिरकार वैश्विक अर्थव्यवस्था जिस तरीके से डगमगाई हुई है, सीधा असर पेट्रोल डीजल पर पड़ता रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।